मेरे पास उतना रुपया नहीं है यार, 20-25 हज़ार रुपया और रहता ना तो आराम से ये वायर का झमेला ख़त्म हो जाता है, बट उतना है नहीं। ताज क्लासेस में अभी उतना पैसा आया नहीं है, और पिताश्री से कौन मांगे, अच्छा नहीं लगता है। चलो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो आ जा रहे हो क्या तुम लोग ससुराल? कहाँ? अरे स्कूल के बारे में बात हो रहा था ना। कहाँ जाएंगे? जा रहे हो? कल जाओगे? ठीक है, पैसा वैसा रखो और निकलो, है ना? हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? फिर ठीक है, काम आगे बढ़ाते हैं। तो कल का जो क्लास था जहाँ पर हम लोग रुके थे वो था गतिज ऊर्जा, सही है ना? ½ mv², बस वहीं पर। अब गतिज ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा था, जैसा लेक्चर में था कि जो किसी भी वस्तु के गति के वजह से वो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, और उस गति को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे थे? पानी को गिरा रहे थे ऊपर से, सही है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पर भी पहुंचे थे कि E k = ½ mv²। अगर मास यानी कि द्रव्यमान यानी कि संहति, अगर आप चाहो तो अगर मास को दुगना, ये वाला एक टॉपिक हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एनर्जी ऑफ K यानी काइनेटिक = ½ mv²। ये वाला था ना बाबू केस। और बोला गया अगर V किसको बता रहा है? चाल को, वेग यानी चाल, वेग वेग वेग, ठीक है। M बता रहा है द्रव्यमान, मास, इसको हम लोग संहति के नाम से भी जानते हैं। अगर चाल को स्थिर रख दो यानी चाल में कोई बदलाव ना करें, और द्रव्यमान को तुम दोगुना कर दो, तो इसका मान कितना हो जाएगा? दोगुना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? चाल में कोई बदलाव मत करो, चाल जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखो। सपोज कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखो, ठीक है, उसमें कोई बदलाव मत करो। लेकिन द्रव्यमान तुम 4 गुना कर दो। तुम देखो मास जो हम कल बता रहे थे कि अंश वाला वैल्यू वैसे ही बढ़ता है, तो ये वाला वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अंश बढ़ रहा होता है, जैसे अंश बढ़ रहा होता है। यहाँ पर अगर अंश द्रव्यमान को स्थिर रखो यानी द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं करो, और वेग में तुम बदलाव करना शुरू करो। कैसा बदलाव? दोगुना करो वेग को। तो जैसे ही तुम वेग को दुगुना करोगे तो वेग कैसे बढ़ेगा? 2 का स्क्वायर, 4 गुना। तो ये 4 गुना के रूप में बढ़ेगा। ऐसा तब देखने के लिए मिलेगा जब दोनों में से किसी एक को स्थिर रख करके दूसरा में बदलाव करोगे, तब दोनों को साथ साथ करोगे तो अलग प्रभाव दिखेगा। फिर एक ही बार में द्रव्यमान भी बदल रहे हैं, चाल भी बदल रहे हैं, तब रिजल्ट कुछ और मिलेगा। आप जब इसके बारे में बात कर रहे होंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, तो हर बार ये बोलना है अगर चाल को स्थिर रखा जाए यानी चाल में कोई बदलाव ना किया जाए, वेग में कोई बदलाव ना किया जाए। चाल और वेग में अंतर समझ में आ रहा है ना? चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, बस इतना ही। वेग जो होता है वो भी दूरी बटा समय होता है, लेकिन विस्थापन यानी कि दिशा के लिए होता है। दूरी बटा समय ही होता है ना एक तरह से, लेकिन वो साथ में दिशा जुड़ जाता है। तो अगर चाल में दिशा को जोड़ दीजिएगा तो सदिश राशि बन गया, वो वेग कहला गया, सही है। दोनों का ये तो वैल्यू तो वही होने वाला है ना, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, उसको हटाते हैं गतिज, अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कई बार बोला था कि ये पत्थर जो भी वस्तु पड़ी हुई है उसके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कैसे होता है? आप देखो, उस पत्थर को तुम उठाओ, उठाने के लिए उस पत्थर पे तुमको एक कार्य आरोपित करना पड़ेगा। क्यों आरोपित करना पड़ेगा? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर एक बल से खींचती है जिसको बोला जाता है गुरुत्व बल, सही है। जितना ज़्यादा तुम उस वस्तु को उठाओगे उतना ज़्यादा तुमको बल लगाना पड़ेगा, जितना ऊपर तुम ले जाना चाहते हो, सही है। और वो बल किसके साथ साथ बढ़ता चला जाएगा? जैसे जैसे ऊंचा करते जाओगे, सही बोल रहे हैं। जितना ज़्यादा तुम पत्थर को उठाओगे, और नीचे अगर मोहित को रख दिया जाए, जितना ज़्यादा, यहाँ तो उठा के छोड़ दोगे, आम बात है मोहित के लिए। यहाँ करोगे तो शायद अंगूर बात हो जाए, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि इतना ऊंचाई पर क्या हो गया? एक तो बल बढ़ा। ध्यान से समझो बात को बाबू। ज़्यादा ऊपर उठाओगे ना, एक बहुत भारी चीज़ है ना, देखो उसको हल्का सा ऊंचाई तक उठा पाते हो, ज़्यादा नहीं उठा पाते हो। लेकिन जब ज़्यादा उठाना है तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत के साथ साथ ज़्यादा ऊंचाई पर भी तुमको उसको उठाना पड़ेगा, तभी तो तुमको ज़्यादा पता चलेगा कि वो कितना हाई गया। अगर ये कैलकुलेशन तुमको समझ में आ रहा, ध्यान से देखो हम क्या क्या बात बोला। अभी हम तुमको बता रहे थे कि अगर तुम किसी वस्तु को उठाना चाहते हो, कोई भी वस्तु जो रैंडम पड़ा हुआ है उसको उठाओगे, तो उसके लिए तुमको पहले बल लगाना पड़ेगा, सही है। अब बल के साथ साथ वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र यानी ज़मीन, इससे ऊंचाई पर भी तो लेके जाना होगा, तो बल भी होगा और उसके साथ क्या निकल कर आएगा? ऊंचाई भी, ये दोनों। और यही बल गुने ऊंचाई उस वस्तु के अंदर हमेशा से घुसा हुआ है, ये हमेशा से वस्तु के अंदर पड़ा रहता है।
जब तक कि आप इसमें कोई बदलाव नहीं करते। हर वस्तु जो पृथ्वी पर रैंडम पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, स्थिर है, उसके अंदर यही बल गुने ऊंचाई हमेशा रहता है। आप उसको हटाने के लिए बल लगाते हो और बल लगाने के लिए उसको पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से भी ऊपर लेकर के जाना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, आप उसको ऊपर ले जा रहे हो, तो विपरीत कर रहे हैं काम आप उसके लिए। ऊंचाई पे लेके जाना पड़ रहा है, जिस ऊंचाई पर आप लेके जाते हो वो ऊंचाई h। बल जो होता है वो होता है मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन। और यहाँ त्वरण होता है किसके लिए? इस प्रकार से अगर कोई वस्तु गति कर रही है ऐसे, तो उसके लिए होता है वेग में परिवर्तन, तो उसको बोलते हैं त्वरण। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये पृथ्वी के गुरुत्व, तो उसके लिए कौन सा सूचित करते हैं? g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। और इसका ये देखो, ये त्वरण का सिंबल है, सही है ना। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हम क्यों ना बल बराबर मास गुने एक्सेलरेशन जो आता है, इसके जगह पर हम g नहीं रख सकते, और ये जो ऊंचाई है उसके जगह पर हम h नहीं रख सकते। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? mg और h। और ये जो mgh बना, यही है किसका? एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल ENERGY, यानी स्थितिज ऊर्जा। यानी यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो किसी भी पिंड में, किसी भी वस्तु में संचित रहता है, स्टोर्ड रहता है, हमेशा उसके अंदर दबा के रखा हुआ है, छुपा हुआ है। समझ रहे हो? और ये आपको देखना, अगर आप चाहते हो कि क्या वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है या नहीं है, तुम वस्तु को उठाना शुरू कर दो। जैसे जैसे उठाओगे तुमको ज़्यादा m, ज़्यादा g और ज़्यादा h, जितना h बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा तुमको वो महसूस होगा। जितना m, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना द्रव्यमान हाई होगा। बात समझ में आ रहा है? g 9.8 और ऊपर उठाओगे और 9.8 नीचे खींचेगा, और उठाओगे और वो नीचे खींचेगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कार्य नीचे की ओर, काम त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, वो पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है, तो वो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? वस्तु को उसके विपरीत कर रहे हो, ऊपर की ओर लेकर जा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? देखो साइंस, हम फिर कल वाला डायलॉग मार देंगे। साइंस जो है बाबू लिखने का नाम नहीं है, बस समझने का नाम है। गतिज ऊर्जा में गति के कारण हो रहा था, फेंक दिया कस के। इसके अंदर कौन सी एनर्जी आई? गति। और ये गति देखो किस पर डिपेंड किया? हाफ mv²। m का मतलब है द्रव्यमान। अगर ये 1 किलो का वो वाट होता फेंकने वाला, जिसमें तौलते हो 1 किलो का, तो द्रव्यमान ज़्यादा होता ना, ये और दूर जाता तेज़ी में। प्लास्टिक के चीज़ को फेंकने में ज़्यादा जल्दी जाएगा या कोई भारी चीज़ फेंकने में? कोई भारी चीज़ फेंकोगे प्लास्टिक में जा जाएगा, भारी चीज़ जाएगा ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो वेग भी ज़्यादा होगा उसका और द्रव्यमान से चोट भी ज़्यादा लगेगा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा उसका? ज़्यादा। एक बात समझ में आया? ये गतिज था। आज हम बात कर रहे हैं किसका? स्थितिज ऊर्जा का। अब स्थितिज ऊर्जा को समझे। पड़ा हुआ है एक पत्थर, क्या इसके अंदर ऊर्जा है? तो हाँ है, स्थितिज ऊर्जा है। कैसे है समझाओ तो। बोलो उठाइए। भारी लग रहा है, तो भारी लग रहा है तो मतलब भारी तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है। एक बात हो गया ट्रू। भारी क्यों लग रहा है? ये सिर्फ द्रव्यमान तो कारक नहीं हो सकता, क्योंकि जब चंद्रमा पे जाएंगे तो यही चीज़ हल्का लगने लगेगा, तो कोई और कारक होगा जो इसको वजन दे रहा है। तो दूसरा कारक क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी इसको खींच रहा है अपने पास, सही है ना। तो जितना आप इसको ऊपर उठाएंगे वो उतना ताकत से नीचे खींचेगा। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में। जितना ऊपर लगाओगे बल, नीचे भी उतना लग रहा होगा, सही है। इसलिए तुम देखोगे ज़्यादा भारी चीज़ को तुम देर तक उठा के नहीं रख सकते, उसको रखना ही पड़ता है नीचे। बात समझ में आ रहा है? तो जी हो गया। तो दूसरा कारक भी मिल गया। ऊंचाई तक नहीं उठा पा रहे हो, है ना। जितना ऊंचा लेके जा रहे हो उतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एच का भी प्रभाव इस पर दिख रहा है, ऊंचाई का भी प्रभाव दिख रहा है। ये तीनों कारक मिल करके वस्तु में स्थितिज ऊर्जा लेकर आते हैं। छत पर पड़ा हुआ गमला कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर है। कैसे मालूम? उठा के फेंको नीचे किसी के सर पर। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही नीचे फेंके तो उसके अंदर आ गया गति, अचानक अपने आ गया। ये ऊर्जा कहाँ से आ गया? नहीं बोलते हैं कि छत पर से गिरता हुआ गमला, है ना, बोलते इसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। क्या हुआ? गिरने के क्रम में उसके अंदर ऊर्जा अपने अपने आया कि गिरेंगे तो ऊर्जा आएगा। कुछ तो होगा ना इसके अंदर पहले से जो ट्रांसफॉर्म हुआ। वो कौन था इसके अंदर पहले से? mgh था। इसका द्रव्यमान और उस द्रव्यमान का गुणनफल है गुरुत्वीय त्वरण से, और जिस ऊंचाई पर यह काम कर रहा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना ऊंचा उतना हेवी चोट खाएगा नीचे वाला।
पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गतिज में, क्योंकि ऊपर से गिरा रहे हो, पहले रुका हुआ है तो स्थिति में है, ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। फिर वो ऊर्जा नीचे गिरा दी है, अब किस में आ गया वो? गति में, गतिज ऊर्जा में आ गया। फिर से नीचे आकर गिर गया, रुक गया, फिर से स्थितिज। ऊर्जा को कभी भी बना नहीं सकते, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा का ना तो कोई निर्माण कर सकता है, ना ही ऊर्जा का कोई विनाश कर सकता है। ऊर्जा का केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, रूपांतरण होता है, बस, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हुए नहीं वो मेरे साथ साथ चलेंगे, जो एप्लीकेशन जुड़े हैं वो सिर्फ समझेंगे, और सवाल तुरंत कर देना है। ये नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सवाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम तुरंत सवाल करो कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है ना। लिखोगे स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संरक्षित रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बाबू, जो ऊर्जा संरक्षित रहती है, एक वर्ड आ गया ना यहाँ पे, संरक्षित का मतलब क्या होता है? जो ऊर्जा उसके अंदर बच बचा करके उसके अंदर जमी हुई है, रुकी हुई है अंदर में, उसको बोलते हैं संरक्षित। तो जो ऊर्जा उसके अंदर संरक्षित रहती है वही कहलाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? तो ई, इसको हम सूचित करेंगे ईपी से। अब समझ में आ रहा है क्यों? ई से हो गया एनर्जी, पी से हो गया पोटेंशियल, सही है ना, इज इक्वल टू एम जी एंड एच। अब ये एम जी एच है, इसको एम डी एच मसाला मत समझ आना, ये एम जी एच है, वो डी एच है, ठीक है ना। ऐसा ना कि इसका लगा अच्छा एम डी एच मसाला के बारे में बात, आज का 1 घंटा बर्बाद किए, वो जो बूढ़ा जो आते हैं वो जो एम डी एच चंकी चाट मसाला उसके बारे में बात हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका डेथ हो गया ना, शायद हो गया ना डेथ फाइनली। अरे तुम समझो कितना वर्ल्ड कप देख लिए होंगे मैच, माशाल्लाह, ज़िंदगी अच्छा जी हैं बेचारे, अच्छा लाइफ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबू, ज़ीरो से ऊपर गए, ज़ीरो से ऊपर गए। खैर, अब हम यहाँ पर सभी का एब्रिविएशन लिख दें। ईपी जो है वो है एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, है ना। और एम जो है वो बताएगा मास, और मास का मतलब होता है संहति या द्रव्यमान। अब नया नया वर्ड बनता चला जाएगा, तो अब तुम सीनियर भी हो रहे हो, ये भी मत भूलो कि 6 महीने के बाद तुम 10th में रहोगे, है ना, 10th क्लास में रहोगे, बताओ। और 10th क्लास में रहेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ लेकर चलेंगे। और हम 2 दिन 3 दिन से थोड़ा इस तरह से पढ़ाई शुरू इसलिए की हैं कि ये सब पड़ेगा ज़रूरत। फिर वहाँ पर हम नहीं चाहते कि बोले कि हम ही बोले कहाँ पढ़ कर आए हो जी यार, हम ही पढ़ाए हों, बड़ा ख़राब लगेगा, नहीं, बड़ा घटिया पढ़े हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जी क्या हो जाएगा बाबू? ग्रेविटी, किसके लिए? गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के लिए, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है बाबू? इस बात का ध्यान रखना कि त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड वेग का है या चाल का, है ना। अच्छा, जी भी हो गया। एच हो गया बाबू हाइट, हाइट मीन्स हो गया ऊंचाई, सभी हो गया ना, हमको लगता है सब आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अब इसका मात्रक देखें, क्या क्या ऐसा ही मात्रक, देखो मास को लिखते हैं किस में बाबू? केजी में। ये जी जो है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊंचाई जो होता है मीटर में होता है, इसका निकल कर आएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। हाँ, लेकिन ये है किसके लिए? ऊर्जा ना, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। झमेला खत्म, समझ रहे हो ना। तो आपको ये सब जो कर्मकांड किया गया, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, आप जूल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में होने वाला विस्थापन। बाबू वहाँ पर से स्विच ऑन कर दो तो इन्वर्टर का, वहाँ पे ब्लैक रंग का स्विच होगा। हाँ, क्या बोले बाबू? इन दोनों में से कोई बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक। अरे ये स्थितिज ऊर्जा है, और ये जो बनाया गया है ये m का मान है, ये g का मान है, और ये h का मान है, वैल्यू। h को किस में मापते हो?
हाइट है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई किसमें मापोगे? मीटर में ना। जी किसमें मापोगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ना। ये सभी के मात्रक हुए। एसआई मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? जूल होता है। झमेला खत्म, सिंपल है ना। ठीक है, लगता है आज भी विकास के लिए लाइट काटा है? नहीं, आज भी लगता है 3 बजे तक विकास कार्य होगा, आज भी तार खींचाएगा। हम लोग बहुत अंदर से ना रुचि लग रहा तार खींचा हुआ देखने का ना, कैसे खींचा हुआ होगा। जानते हो बाबू, तुम लोग छोटे छोटे रहे होगे यार, तब से हम सुनते हैं तार खींचाता है। एक और चीज़ यहाँ बहुत फेमस है गांव में, लाइट कट गया, हाँ ऊपरे से कटा हुआ है। जैसे एक तल्ला पे कोई बैठा है जो काट दिया लाइट, हाँ जब भी पूछो ना, जनरली जब लोगों को कुछ ना मालूम हो तो बोलते ऊपरे से लगाओ। जैसे केमिस्ट्री के टीचर से पूछो ये वाला कैसे हुआ सर, तो बोलेंगे ये अपवाद है, एक्सेप्शन, अपवाद है, इसको ऐसे ही पढ़ लो, क्योंकि उनको वहाँ पर मालूम नहीं है। तो ऐसे यहाँ के लोगों को जब मालूम नहीं तो बोलते ऊपरे से कटा हुआ है लाइट। तो आज के बाद अगर जब सुनो अपने गार्जियन को, हम अपने पापा को अक्सर सुनते हैं ऊपरे से कटा, मतलब अच्छा तो आपको मालूम नहीं है, सीधे बोलिए ना ऊपरे से कटा हुआ है। ऊपर सर कहाँ से कटेगा? खुदा भगवान जी बोले काट दो आज लाइट, ऐसे थोड़ी ना, ऊपरे से कटा हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो बेसिक चीज़ हमको बताना, हम देखो स्थितिज ऊर्जा तुम लोग समझते हो गए, पत्थर पड़ा हुआ है इतना जानते थे। एक्चुअल में हमको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। आ रहा बाबू, वीडियो में आ रहा है ये सब चीज़? हाँ बाबू सर ध्यान रखोगे बीच बीच में। स्थितिज ऊर्जा, अब देखो गतिज ऊर्जा होता है बाबू हाफ mv² और स्थितिज है mgh। हाँ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो जोड़ है, जो योग है, वो दोनों मिल करके बनाता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, कोई तकलीफ? हाँ यही है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा का यूज मोटर वगैरह के सिद्धांत में तुमको दिखेगा, जहाँ गतिज भी होगा स्थितिज भी होगा, दोनों साथ साथ होगा। अभी थोड़ी देर पहले तुम छत पर से गमला फेंक के चेक कर चुके हो। गमला जब तुम फेंके तो स्थितिज भी है और साथ में यांत्रिक गतिज भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पर दिखा तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। कहीं पर भी बात अबर हो गया किसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, तो जवाब क्या देंगे? यांत्रिक ऊर्जा। लिखा जाए इसके बारे में कि यांत्रिक ऊर्जा का वह रूप है जो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का समावेश है। बोल सकते हैं ना, जिसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी और हाँ सही है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर यांत्रिक को हम मैकेनिकल बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ M इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ K प्लस एनर्जी ऑफ P। M से बोले मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोल रहे हैं? EM को। मशीनी, यांत्रिकी का मतलब होता है वो मशीनी, तो मशीनी के बारे में हम ऐसे बात कर सकते हैं। क्या क्या बात हुआ है, सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? पहले हम बात किए हैं, सबसे पहले बात की हम गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा, और गतिज ऊर्जा के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात समझना है वो यह है कि अगर चाल को स्थिर रखा जाए तब द्रव्यमान जितना गुना होगा गतिज ऊर्जा भी उतना ही गुना हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए तब चाल जितना गुना होगा गतिज ऊर्जा उतना का वर्ग हो जाएगी। अगर चाल हम 5 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 5 का स्क्वायर यानी 25 गुना हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? सपोज कि प्रश्न आ गया, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा का मान द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु का वेग या चाल वर्ड बोला, उसको 10 गुना कर दिया। अब बताइए गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो जवाब होगा 10 का वर्ग कितना होता है? 100 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ फॉर्मूला को समझना। जबकि स्थितिज ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण क्या इसको बदल सकते हैं? नहीं, पृथ्वी पर तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ स्थान पर 9.83, 9.81 हल्का सा ऊपर नीचे होता है, बट उतना हम लोग नहीं लेते, हम लोग 9.8 लगभग लेके काम चलाते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर कुछ दूरी पर उसका मान 9.8 ही होता है, तो हम लोग इसको फिक्स मान लें। डिपेंड करेगा ऊंचाई पर। अगर, और एक और चीज़ ज़रूरी है, द्रव्यमान भी स्थिर होता है किसी भी वस्तु का। समझ रहे हो ना? हम मेरा जो वज़न है ये बदल सकता है।
आज मेरा वजन 60 है, 10 साल के बाद हो सकता है ये 95, 100, 120, 200, 2000, 3000 केजी हो जाए, एग्जाम्पल है ना। तो द्रव्यमान स्थिर है। द्रव्यमान का मतलब मेरे बॉडी जिन एलिमेंट से मिलकर बना है वो स्थिर है, वजन डिपेंड करता है, सही है ना, भार डिपेंड करता है। हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं ये चीज़, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान कांस्टेंट राशि हो गई, ये फिक्स है। तो ये कांस्टेंट राशि यानी स्थिर राशि। तो कौन सी राशि है जो बदल सकती है? ऊंचाई। जितना ऊंचाई पर लेकर जाते जाइएगा, ऊपर वाला वैल्यू जैसे से ये बढ़ेगा, वैसे वैसे ईपी का मान भी बढ़ेगा। जितना ऊंचाई पर लेकर के जाओगे एक पत्थर को, अभी पत्थर का वजन 10 kg है, ऊपर लेके जाओ, हो सकता है वजन और बढ़ जाएगा, 40 हो सकता है। क्यों? तौल के तुम देख लो, चेक कर लो, ऊंचाई पे लेके चलेगा ना, और तो वो और पावर से नीचे की ओर खींचने लगेगा ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे करने के बाद हम बात किए थोड़ा सा, ये परिभाषा लिखा दिया स्थितिज का, और उसमें आने वाले प्रयुक्त होने वाले सारे शब्दावलियों को लिखवा दिया गया। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं भाई? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कॉम्बिनेशन को, समावेशन को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, इंजीनियरिंग नहीं, एनर्जी, ठीक है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है यहाँ तक बात। अगला टॉपिक हम लोग इसमें जोड़ेंगे, एक मिनट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। गर्मी ही बहुत है यार, नोट कर लिए थे बाबू, बाकी लोग ठीक। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो कोई निर्माण कर रहा है, ना कोई निर्माण कर सकता है, और ना ही ऊर्जा का विनाश संभव है, नाश संभव है। यानी ऊर्जा को आप बना नहीं सकते, ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, यह केवल और केवल ट्रांसफॉर्म होता है, अपने आप को बदलाव लाता है, बस इतना ही बात है। पहले हम इसके बाद को लिखें, फिर चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है, और ना ही विनाश, पूर्ण विराम। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन, दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। और ये कोट लॉक, ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है। अब इसका इतना एग्जाम्पल है ना रखा हुआ, कि तुम अपने चारों ओर तुम देख लो, कोयला, उसमें वो पहले से रखा हुआ तुम्हारे पास, उसमें एक एनर्जी पहले से है। एग्जाम्पल तुम इसको जैसे करके तुम लिख सकते हो, जैसे कोयला में है रासायनिक ऊर्जा है। अब बोलोगे सर अभी तो आप 2 ही ऊर्जा पढ़ाए थे, स्थितिज और गतिज, अब रासायनिक लेकर चले आए। तो जो रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर पहले से संचित है, तो पहले से संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो वो रासायनिक ऊर्जा कोयला में किस रूप में है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बात समझ में आया? फिर आप कोयला को जलाते हो, जलाने के बाद वो ऊर्जा किस में तब्दील होता है? प्रकाश। सही बोल रहे हैं क्या? प्रकाश के बाद ऊर्जा वो जो राख में तब्दील हो गया, है ना। उष्मा, गर्मी भी आपको मिला, उष्मा के बाद वो वातावरण में मुक्त। तो क्या मतलब उष्मा ऊर्जा गायब हो गया? नहीं, वो उष्मा जो है वो वातावरण में अपना अस्तित्व बनाकर रखा हुआ है। तभी ना बाबू, अगर एक जगह पर यहाँ पर कमरा बंद करके तुम ढेर सारा लकड़ी का लाव जला दो, पूरा ये बेंच को जला दो पूरा का पूरा, नहीं जी नहीं, मजाक बोल रहे हैं, ठीक है ना, जला दो कमरा बंद करके, ये पूरा ऐश में बदल जाए, ये पूरा राख में बदल जाए, लेकिन इसके बाद क्या इस रूम का टेम्परेचर वही रहेगा या बदलेगा? बदलेगा ना। इसका मतलब वो जो लकड़ी था इसके अंदर पहले से संचित ऊर्जा रही होगी, फिर आप इसको बदलते हो,
जलाते हो तो प्रकाश होता है, उष्मा मिलता है, जल के ये राख हो गया, राख होने के बाद उष्मा जो है वो वातावरण में रिलीज हो गया, मुक्त हुआ ना वातावरण में ये उष्मा, रूम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ है। और ये रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ा हुआ रहेगा जब तक आप खिड़की गेट नहीं खोल देते, और जैसे ही खोलोगे उष्मा धीरे धीरे जैसे निकलेगा फिर टेम्परेचर ठीक हो जाएगा रूम का। फिर क्या उष्मा गायब हो गया? नहीं, ये एक एग्जाम्पल है कि उष्मा जिंदा था तब तक जब तक इसको स्पेस नहीं मिला। जैसे स्पेस मिला ये बाहर निकल गया, बाहर जाकर के वातावरण में फैला हुआ है। अगर हर घर से इतना इतना चीज़ें जलने लगी तो पूरा क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर वो गायब हो सकता तो टेम्परेचर ठंडा हो जाना चाहिए था ना, बट ठंडा हुआ नहीं। ठीक है, टॉर्च में सेल बैटरी जो आता है रासायनिक ऊर्जा स्थितिज के रूप में है उसके पास, फिर जैसे ही आप उसको जलाते हो अंदर में रासायनिक अभिक्रिया शुरू, किसमें बदल गया? प्रकाश में। बात समझ में आ रहा है? और वो धीरे धीरे क्षय भी तो होता है ना, रासायनिक चीज़ों का क्षय होता चला जाता है धीरे धीरे। अब वो जो प्रकाश निकला तब थोड़ी देर बाद हो सकता है कि घर जाते थे दिमाग में आएगा कि टॉर्च जलाए प्रकाश था, बैटरी डाउन हुआ प्रकाश बंद हो गया, तो अभी आप बोल रहे हैं कि उष्मा जो है वो जिंदा रहता है, तो प्रकाश तो बंद हो जाता है। बाबू जब प्रकाश निकलता है तो उससे एनर्जी भी निकलता है, गर्माहट भी निकलता है, हमको वो महसूस नहीं होता है, एनर्जी रहता है। समझ रहे हो ना? जैसे वो जो प्रोजेक्टर चलाते हैं तो तुमको लगता है तो सिर्फ रोशनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब लाइट वाइट ठीक ठाक रहा, कभी प्रोजेक्टर चले ना, तो एक बार आके यहाँ पे टेस्ट कर लेना क्या होता है। देखोगे हम एकदम किनारे रहते हैं, बहुत कम होता है जो सामने आने की कोशिश करेंगे, और आएंगे भी तो हम ऐसे मुड़े हुए रहते हैं ज़्यादातर। ये जो सामने में है ना, ये देर तक रहोगे लहरने लगेगा ये तुरंत। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें एनर्जी है, सिर्फ रोशनी नहीं है वो, सिर्फ प्रकाश नहीं है वो, प्रकाश के साथ साथ वो ऊर्जा का रूप है ना, तो उसमें एनर्जी भी है, तो तकलीफ तो पहुंचाएगा ही आपको। बात समझ में आ रहा है? ऐसा सा एग्जाम्पल आपके पास है तो वो हम बता देंगे एक दो एग्जाम्पल। तो ऊर्जा का भाई कोई निर्माण नहीं कर सकता, चाहे वो गतिज हो चाहे वो स्थितिज हो। प्रकृति में आपके पास बहुत अगल बगल बहुत सारा ऊर्जा का रूप पाया जाएगा। अभी हम जो पटाखा ही फोड़ रहे हो, रासायनिक ऊर्जा ध्वनि में बदल रहा, आवाज़ किया, साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न हुआ, अगर हाथ डाल दो तो जल भी जाएगा, यानी उष्मा भी है वहाँ पर। यही हुआ ऊर्जा का रूपांतरण। सही है? क्या आप ऊर्जा का निर्माण किए? नहीं किए, आप निर्माण नहीं किए, यहाँ केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव देखने के लिए मिला। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल होगा, उसको हम समझा देते हैं। जैसे किताब देखे बाबू, देखो कुछ एग्जाम्पल होगा जिस पे डिस्कशन होना भी चाहिए भाई, एक दो गो। अच्छा, तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, ध्वनि, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ देखो, एक बिजली के पंखे, यही जो तुम्हारे सर पर ऊपर में मंडरा रहा है ना, यही है ना? लिख रहा है कि एक बिजली के पंखे या फिर कोई विद्युत घड़ी में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा वर्ड आ गया ना यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक सप्लाई, पहले करंट गया इसके पास, जैसे गया तो यहाँ पर बोलता है यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब समझो यांत्रिक ऊर्जा, अभी थोड़ी देर पहले हम बताया कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका किसका? गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। अभी जस्ट बात किया, विद्युत ऊर्जा जब पंखे में गई तो पंखे के पास पहले कोई ना कोई एनर्जी तो रहा होगा जो संचित रहा होगा, वो है स्थितिज ऊर्जा, वो ऊर्जा जो संचित रहती है। सही है ना? जैसे ही करंट गया वो स्थितिज ऊर्जा किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? गति करने लगा, गतिज ऊर्जा में बदल गया। अब ये अलग अलग ना बोलते हुए, स्थितिज और गतिज ना बोलते हुए उसको क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया? स्थितिज ऊर्जा में हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखो टॉपिक हेवी लग सकता है, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बाबू, प्रकृति ने चींटी के खाने का इंतजाम कर रखा है। चींटी खाती है ना खाना अपना, वो चींटी खाना खाने के लिए अपने वजन का दुगना भार उठाती है। एक क्यूब, एक छोटा सा चीनी, वो चींटी के वजन से तकरीबन दोगुना से ज़्यादा ही होता है। चींटी अपने वजन से दोगुना उठा करके लेकर जा रही होती है, लाइन से जा रही होती है ना, कि रैंडम भाग रही है यहाँ वहाँ, लाइन से। एक छोटा सा जीव, ईश्वर उसके खाने का इंतज़ाम कैसे किया है? मेहनत करो तब खाओ। अगर चाहते तो उसका जन्म कहाँ करते? किसी न किसी चीनी के डिब्बे में उसका जन्म होता है डायरेक्ट। नहीं, जाओ खाते रहना अपना ज़िंदगी भर, कितना खाएगा? धमका 50 को दाना ऐसे रख दिया जाए तो ज़िंदगी भर उसका गुजारा हो जाए। नहीं, जाओ खाओ जाके तुम, ऐसे जन्म दे सकते थे ना उसका। लेकिन प्रकृति इतने छोटे से जीव के जन्म के लिए भी मेहनत लिखा गया ना, मेहनत, कि बेटा तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा खुद का ज़िंदगी जीने के लिए। और हम इंसान, हम लोग, हम अपना बताएं, क्या करते हैं? किए उतना मेहनत जितना चींटी कर रही है पर डे? नहीं, कहाँ किए?
जबकि हम स्मार्ट ब्रेन वाले लोग हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, इन सब के बावजूद हम मेहनत से भाग रहे होते हैं। एक चींटी से आप सीख सकते हो कि ईश्वर अगर चाहते बैठे बैठे किसी को खिलाना, अगर चाहते तो सबसे पहले उनको चींटी उटी के बारे में सोचना चाहिए था। नहीं, चींटी तक को तो वो बोले कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा। हम आप क्या सोचते हैं, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ना 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 ना, जो जला नहीं वो बना नहीं, तो जलना तो पड़ेगा। और जलने से आप भाग रहे हैं तो तकलीफ़ किसको, तुम ही को, नुकसान किसको, तुम ही को, सब तुम ही को। चैप्टर बहुत हेवी भले लग रहा हो बट है नहीं वैसा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग पहले भी कभी ना कभी 8वां में 9वां में कार्य वगैरह डिस्कस किए होंगे। अब बस वहाँ से 2 कदम आगे चला गया। स्थितिज ऊर्जा रहा, उसमें गतिज को जोड़ दिया गया, यांत्रिक बना दिया। क्या बोल रहा है, लाइट आता है, विद्युत ऑन करते हो, तार के थ्रू विद्युत ऊर्जा जाता है, पंखे तक पहुंचता है। वहाँ पर पंखे की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और बदलने के बाद वही नाचना शुरू करती है और हम बोलते हैं देखो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। अब यहाँ पर 2 शब्द ना बोल करके, स्थितिज और गतिज को ना बोलते हुए वो सीधे कौन सा वर्ड बोला जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। बात समझ में आया, जिससे कि पंखा घूमने लगता है। बिजली की घंटी के साथ भी यही केस होता है। और भी है, पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, यानी वही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा कि पटाखे में कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। भाई रासायनिक ऊर्जा जो होती है ना, जो केमिकल वगैरह का जोड़ जाड़ करके उसमें बनाया जाता है, उसी को बोला जा रहा होता है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। और फिर बोलता है पटाखों को कुछ ऊष्मीय ऊर्जा देने पर, यानी थोड़ा सा आग लगाते हो, हल्का सा ऊष्मीय ऊर्जा देते हो, उनकी रासायनिक ऊर्जा विभिन्न रूप में किसमें बदलती है, ध्वनि में बदलती है, प्रकाश में बदलती है, ऊष्मा में बदलती है। हाँ, कुछ गतिज ऊर्जा में भी तो दिखता है, फेंका जाता है यहाँ वहाँ, तो गतिज ऊर्जा में भी आ जाता है कुछ भाग। पटाखा फोड़े हो ना, कितना कुछ देखते हो, साइंस कितना बिखरा पड़ा है, तुम देखो वहाँ पे। एक और बात, कहाँ गया लाइन, एक चीज और है, क्या कभी शून्य कार्य हो सकता है, क्या कभी शून्य कार्य संभव है। यह भी एक टॉपिक है, तो छोटा सा है, इसको ही बता दिया जाए, और समय भी है हम लोग के पास। फिर सिर्फ शक्ति टॉपिक बचेगा, वो हम लोग कल कर लेंगे। क्या शून्य कार्य संभव है, मैंने क्या आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हो और बोला जाए कि कार्य हो रहा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। तो बोला गया हाँ, आप इसको समझ सकते हैं आसान तरीके से। देखो, W बराबर होता है कार्य बराबर F.S, अगर कल का क्लास ध्यान हो तो सही है, एकदम सही है। अगर F.S होता है, इस चीज़ को और समझे थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि अगर F और S में कोई एक कोण 0 पर लेकर चला जाए, बात कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, सही है ना। अगर एक वैल्यू भी, एक मान भी अगर शून्य हो जाए तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैसा कार्य आपको दिखलाना है तो कल एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे, एक समान चाल से गतिशील ट्रेन, और किताब में इसको बता रहा है वो। ये क्या है, ध्यान से देखो। आप क्या करते हैं, ऐसे धागा पकड़ लिया, उसमें आगे पत्थर बांध दिया और उसको घुमा रहे हो ऐसे से, समझे। तो ये पत्थर हो गया, और जब घुमाना शुरू करोगे तो वो इस रेडियस में ऐसे से घूम रहा होगा, और घूमने के क्रम में एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर रस्सी पकड़े हुए, ठीक, ये ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, और घूमने के बाद यहाँ पर ऐसे हो रहा होगा ना, तब ना ऐसे घूम रहा होगा बार 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 बार। देखो इस चीज़ को थोड़ा गौर करना पड़ेगा यार, जब तुम ऐसे घुमा रहे होगे तो कोई भी चीज़ से घूम रहा होगा तो पॉइंट पे ऐसे हो रहा होगा ना, फिर अगले पॉइंट पे वैसे जा रहा होगा, अगले पॉइंट पे वैसे हो रहा होगा, इसके अगले पॉइंट पे ऐसे होगा। वृत्तीय गति वाला केस है, ऐसे हो रहा है, हर पॉइंट पे ऐसे से हो रहा होगा, सही है। तो किसी पॉइंट पे जब वो ऐसे हुआ होगा तब ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। केवल यही एकमात्र ऐसी स्थिति है जब ये वाला केस जिसको हम बल बोलते हैं, ये वाला जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, विस्थापन। तो जब भी बल और विस्थापन, यही तो 2 चीज़ होता है कार्य के लिए ना, बल और विस्थापन। जब जब ऐसा कोई भी कंडीशन हो कि लगने वाला बल और उसके साथ साथ होने वाला विस्थापन, विस्थापन किसको बोलते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की लंबिक दूरी, है ना। जब जब बल आरोपित किया जा रहा हो जहाँ पर, और बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनने लग जाए, आप ऐसे भी समझ जाइएगा कि वहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि कार्य जो होता है बल होता है,
और बल के दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए। यहाँ पर बल कहाँ लग रहा होता है? केंद्र की ओर। तुम जैसे घुमा रहे होते हो तो पत्थर जो है वो तुम्हारे साथ, हम ये चाह रहे होते हैं कि पत्थर जो सेंटर में घूमता रहे, ऐसा वाला केस बन रहा होता है। तो पत्थर अगर ये घूम रहा है पत्थर, तो अभिकेंद्र बल कहाँ लग रहा होता है? केंद्र की ओर पूरा बल। जब केंद्र खुद वस्तु को खींचने लगता है अपनी ओर, तो जब बल केंद्र की ओर लग रहा है तो विस्थापन भी बल की दिशा में लगनी चाहिए ना, बट विस्थापन बल की दिशा में नहीं लग रहा होता। इसीलिए यहां पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मान लिया गया, क्योंकि 90 डिग्री बन भी रहा है। तुम ऐसे बनाकर देख लो, इस पॉइंट पे ये ऐसे चला होगा, फिर अगले पॉइंट पे जाकर ऐसे घूम गया होगा, फिर इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे बनेगा बाबू एक बार 90 डिग्री। वृत्तीय गति किसको बोलते हैं? कैसे बना होगा वृत्तीय गति? तुम ऐसे सोचो, कोई भी वस्तु पहले स्क्वायर में रही होगी, गाड़ी चल रही होगी ऐसे 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 ऐसे, सही है। इसको ये वाला भुजा काट करके थोड़ा स्लोप बना के पंचभुज बना दिया गया होगा, तो गाड़ी ऐसे 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 चली होगी। इस भुजा को काट के थोड़ा और स्लोप किया गया होगा, गाड़ी और स्लोप हुई होगी। इस भुजा को काटा गया, इसको काटा गया, काटते काटते भुजा को खूब ऐसे ऐसे होते होते फाइनली ये कैसा बना होगा? गोल। बात समझ में आ रहा है? तो हर पॉइंट को अगर तुम चेक करो तो इस पॉइंट पर एक रेखा ऐसे गया होगा, इस पॉइंट पर एक रेखा ऐसे गया होगा। गाड़ी को फिर से मोड़ोगे तो गाड़ी ऐसा हुआ होगा, इस पॉइंट पर ये और मुड़ी होगी, इस पॉइंट पर ऐसे मुड़ी, तब ना गाड़ी को गोल कर देते हो। क्या लगता है गाड़ी वहां आगे जाते थे ऐसे मुड़ाते हो, गाड़ी गोल घूम जाती है? अरे नहीं, सीधे आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाएगा, स्लाइड करते हुए चले जाओगे, ही चक्का खिंचाते हुए टायर फट जाएगा। हाँ सच बता रहे हैं। गाड़ी को जब घुमा रहे होते हो तो आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे मोड़ कर रहे होते हो, तब आप मोड़ने का मतलब ये होता है गाड़ी का ऐसे, ये है मोड़, ऐसे नहीं तो हाँ मुड़ गए, चलिए चल जाइए बा। समझ में आया? इसका मतलब है कि आप एक एक पॉइंट को आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे ऐसे मुड़ाते मुड़ाते 90 डिग्री बनता है ना, उस पॉइंट पर बल कहाँ है? केंद्र की ओर। ये हो गया 0। बात समझ में आया? बस यही है। विस्थापन एंड बल दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, विच मीन्स कार्य शून्य। इसको क्या लिखेंगे? अगर बल और लगने वाला विस्थापन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उस स्थिति में किया जाने वाला कार्य इज इक्वल टू 0। इसे शून्य कार्य कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना? ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, नहीं लिखाएगा तो वीडियो वाला पॉज करके लिख लोगे, बोल दिए तो। नेक्स्ट, कभी कभी बोला जाता है एक और वर्ड, चलो यार रुक मत जाओ। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य। अब ये भी बहुत भारी टॉपिक है। धनात्मक कार्य, कार्य बराबर होता है Fs, F इंटू एस। अगर W बराबर F इंटू एस है इसको बोलते हैं धनात्मक, और अगर W बराबर Fs किस में हो? माइनस में, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। लेकिन माइनस क्यों हुआ होगा? वो ऐसा कि जब आप बल लगा रहे होगे तो विस्थापन उल्टे दिशा में हो गया होगा। सही बोल रहे हैं क्या? जैसे क्रेजी बॉल देखो, जो जंपिंग करता है बॉल, बल लगाते हो नीचे की ओर, कस के मारते हो, बॉल कहाँ जाता है? तो बल लगाया है ने, विस्थापन हुआ होने, अंतिम स्थिति वही है ना। तो ये हो गया बल के विपरीत दिशा में विस्थापन, तो कार्य किस में होगा? नेगेटिव। ये हो गया ऋणात्मक कार्य। बात समझ में आया? कुर्सी को दिए धक्का, कुर्सी उधर ही भागा जिधर आप धक्का दिए थे, ये हो गया धनात्मक कार्य। मुश्किल है समझना? नहीं। अच्छा, एक बॉल में क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा? देखो ध्यान से, एक बॉल को ऐसे ऊपर करते हो, कौन सी ऊर्जा है वो? गतिज ऊर्जा। ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है बॉल। जब बॉल ऊपर जा रहा है तो कौन सी ऊर्जा के द्वारा जा रहा है? गतिज ऊर्जा। एक बिंदु आएगा जहां पर बॉल की चाल धीमी होकर रुक जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गेंद जो है वो रुकेगा। जहां पर ऊपर जाने के बाद गेंद रुकता है उस बिंदु को बोला जाता है गेंद की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा इस टाइम रही होगी इस बॉल में, वो यहां पर जाके गायब हो गया गतिज ऊर्जा, नहीं, वो तब्दील हो गया किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद बॉल अब वहां से क्या होगा? और ऊपर जाएगा? नहीं, अब नीचे आएगा। फिर जब ये लौटेगा यहां से नीचे की ओर, अब वही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? फिर से गतिज ऊर्जा में। फिर से वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, जैसे से नीचे आएगी स्पीड बढ़ता चला जाएगा, और नीचे आके जब वो गिरेगी तो गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बात समझ में आ रहा है? बस ये हो गया, एक ही बार में गतिज भी दिख गया, स्थितिज भी ऊर्जा। इसका मतलब है ये यांत्रिकी का कार्य हो गया। सही है? पॉजिटिव समझ में आ गया? बल और बल की दिशा में कार्य, धक्का इसको दे दो। ऋणात्मक कार्य का मतलब हो गया अगर बल के विपरीत में विस्थापन हो जाए, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होता है, तो अगर बल के विपरीत अगर विस्थापन देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि अगर एक बॉल है जिसको कस के अगर ज़मीन पे पटक दिया जाए तो वो बॉल का जो है उछाल जो है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा, बल के विपरीत दिशा में हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कार्य।
लिखा सकता है। चैप्टर यहाँ पर रुकेगा, कल हम लोग यहाँ से शक्ति को पढ़ेंगे। एनीथिंग एल्स? कोई ऐसा टॉपिक जो बाबू जो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब कर रहा हो? हम एक्सट्रीमली सॉरी अगर नींद आ रहा है क्लास में, तो हमको सब दिखता है, हमको सब दिख रहा है, नींद आ रहा है। चलें रुको, नोट कर लो, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लिया जाए। पॉज कर दें।